हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है, तो आज हम यूटेरिया का सेट नंबर 4 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आए। ये सेट जो है 5 ऑप्शन वाली, इससे पहले हम 4 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से 4 ऑप्शन वाला यूटेरिया का आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म का भी मिलेगा और किरण पब्लिकेशन का भी आपको सेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि फर्स्ट कहता है व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ई हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन थे, तो याद रखिए दामोदर यानी चापेकर भाइयों ने किया था। चापेकर भाई कौन कौन यहाँ पर, दामोदर हरि चापेकर, और उसके बाद हो जाएगा आपका डी बाल कृष्ण चापेकर, यानी राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। साथ से भी याद रखिएगा इसके पहले कुलपति कौन थे, तो मौलाना मजरुल हक याद रखिएगा, और उप कुलपति कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद याद रखिएगा, और इसके प्राचार्य कौन थे, प्रिंसिपल कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, ये उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। याद रखिए शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। इजारा प्रणाली की शुरुआत जो है किस मुगल बादशाह ने की थी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जहांदार शाह। याद रखिए जहांदार शाह ने शुरू किया था। इसका शासन कब से कब तक था, तो याद रखिए 1712 से 1713। ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का नाम ही 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा ये लिखी गई है। सुरेंद्र नाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है। वही अगर हम बात करें द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कब जारी हुआ था, तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1929 को, 2 नवंबर 1929 को जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डिक्के कर्वेन। याद रखिए डिक्के कर्वेन इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। तो आपको पूछा जाए कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए लखनऊ अधिवेशन में। याद रखिए लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताइए कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर आपका बी हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र, इसको व्हाइट पेपर कहा जाता है ना, किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया था। याद रखिए साइमन कमीशन के द्वारा ये तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लॉर्ड वेलेंजली ने। याद रखिए लॉर्ड वेलेंजली ने क्या किया था, तैयार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा
प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1882 से 1883, 1882 से 1883। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15, कहता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? आपसे ये पूछा गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया जा रहा है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलिंगटन। कितने के माइंड में लॉर्ड इरविन होगा, लेकिन लॉर्ड इरविन नहीं होगा, यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई थी? अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कौन सी घटना यहाँ पर पहले हुई थी। तो देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 में। उसी तरह साइमन कमीशन के अगर बहिष्कार की बात करें तो 1928 में हुआ था। और लखनऊ समझौता की बात करें तो 1916 में हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाए, लखनऊ समझौता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले होगा। और सबसे बाद में कौन यहाँ पर होगा? तो गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो याद रखिए 1932 में। याद रखिए 1932 में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिए विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1946 में। याद रखिएगा 1946 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। जो फ्रेंड अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य बताना है? इसमें पूछा जाए कौन सा कथन यहाँ पे आपका असत्य है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग का चित्रकारी नहीं की गई है। तो काले रंग ये गलत है आपका, काले नहीं, साथ साथ यहाँ पर लाल रंग का भी यूज़ किया गया, लाल और काला दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी सभी स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। याद रखिए ऋग्वेद में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और साथ साथ ये भी याद रखिए ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिशुनाग ने। याद रखिएगा शिशुनाग ने। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? गुप्त काल में जो अदालत थी वहाँ की भाषा क्या थी? तो इसका याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, यानी सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये गलत बात है। हर्षवर्धन के प्रशासन में यानी शासन में सती प्रथा क्या था? आम बात था। याद रखिए आम बात था, मतलब ये था कि सती प्रथा इनमें प्रचलित था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। याद रखिए नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शूद्रक ने लिखा। और किस भाषा में लिखा? तो याद रखिए संस्कृत भाषा में। क्या है ये? संस्कृत भाषा में है। और साथ साथ ये भी याद रखिए शूद्रक का और एक वास्तविक नाम क्या है इनका? तो इंद्रगुप्त। याद रखिए इनको इंद्रगुप्त भी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मुल्क राज प्रथम ने गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नयनार कौन थे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यह सैव्य थे, याद रखिएगा सैव्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बलबन, याद रखिएगा बलबन। अब बलबन जो किस वंश से है? तो याद रखिएगा गुलाम वंश से संबंध रखता है बलबन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैकूबाद जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब गुलाम वंश शासन जो कब से कब तक चला था? 1206 से, याद रखिएगा 1290 के बीच। ठीक है, चलिए उसके बाद खिलजी वंश आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी देगी? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गुरु तेग बहादुर को, याद रखिए गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहली घटी है? तो सबसे पहले आप याद है खानवा की युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। उसके बाद अगर हम घाघरा की युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 1529 में। उसके बाद कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ था 1539 में। उसके बाद कन्नौज हो जाएगा 1940, सॉरी यहाँ पर 1940 हो जाएगा, और चौसा का हो जाएगा आपका 1539। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है आपसे पूछा कौन सी घटना सबसे पहले घटे, यानी खानवा की लड़ाई जो सबसे पहले हुई है। तब खानवा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच। उसी तरह से अगर घाघरा की बात करें तो ये बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था। उसके बाद अगर हम चौसा का युद्ध की बात करें, चौसा के युद्ध की बात तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और कन्नौज का युद्ध भी जो हुआ था आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका राइट आंसर आपका भी होगा RRR को चुना गया, याद है RRR को चुना गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आंसर तो ऐसे होना चाहिए मद्रास, यानी राइट आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा IIT मद्रास, याद रखिए IIT मद्रास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का था इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको विकसित किया गया? तो निसार को, याद रखिएगा निसार को विकसित किया गया किसके द्वारा? तो नासा और इसरो ने दोनों मिलकर निसार उपग्रह को विकसित किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। तब रहा सवाल कि भारत ने किसको हराया था? तो याद है इंग्लैंड को हराया था 7 विकेट से, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीत गया था। अब ये हुआ था कहाँ? तो याद रखिए साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आलिया मीर को दिया गया, याद रखिए आलिया मीर को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बेंगलोर में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर 39 कहता है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया, याद रखिए मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1 अप्रैल 2023, याद रखिए 1 अप्रैल 2023
2023 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? इसका राइट आंसर आपका सी यानी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए यानी मुंगेर में खोला गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रुक्मणी बनर्जी को प्रदान किया गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। तो आप कमेंट्स में बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, यानी तरुण जो है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो आपको बताना है किससे? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए यानी रोम में, याद रखिएगा। रोम में इसकी स्थापना कब हुआ था? तो भी याद रखिएगा 16 अप्रैल 1945 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पूछा यानी पुरुष में कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट पेरी, याद रखिए रॉबर्ट पेरी ने। ठीक है, और ये कहाँ के? तो याद रखिए यूएसए का। अगर ये महिला में पूछता है कि उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाले महिला में कौन है तो कैरोलिन मिकल्सन हो जाएगा, कैरोलिन मिकल्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नीला और लाल का, याद रखिए नीला और लाल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है पौधों की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए स्टार्च के रूप में होता है, याद रखिएगा स्टार्च के रूप में होता है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है हरे पादप में उपस्थित अवर्णिक लवण यानी जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट का कार्य आपसे पूछा है, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा खाद्य संग्रहण में सहायक, यानी खाद्य संग्रहण में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी, मूत्राशय में जो है कौन सा पेशीय पाया जाता है? तो पेशीय 3 तरह का होता है और रेखित पेशीय और हृदय पेशीय। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर मूत्राशय का तो यहाँ पर जो होता है आपका अरेखित पेशीय होता है। अब मूत्राशय के अलावा और कहाँ कहाँ रेखित पेशीय, जैसे आहार नाल की भित्ति हो गया, आंत की रक्तवाहिनी हो गया, ये सब जो होता है अरेखित पेशीय पाए जाते हैं। और हृदय पेशी में सिर्फ हार्ट की बात नहीं, हार्ट के आसपास पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 का था टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। टेकोफेरोल किसका नाम है? तो याद रखिए विटामिन ई का ये रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता क्या होता है? प्रभावित होता है। और ये सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ में पाया जाता है? जैसे पत्ती वाले सब्जी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंकुरित गेहूं, चना, ये सब में क्या होता है? विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है एड्स रोग निम्न से किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये HIV के कारण होता है, याद रखिए यानी वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 55 की तरफ। मनुष्य की अमाशय की दीवारें स्रावित करती है यानी स्रावित होती है, तो क्या स्रावित होती है? याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यानी जठर रस वहाँ से क्या होता है? स्रावित होता है। इस जठर रस में क्या होता है? याद रखिएगा HCl होता है। क्या होता है?
HCl होता है, पेनिसनोजेन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज होते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है ब्रिक यानी किडनी की बात किया जा रहा है, यानी ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए अल्टीमीटर से। अब मीटर से क्या होता है? इससे धारा मापा जाता है। कैलोरीमीटर से क्या होता है? इससे उष्मा की मात्रा मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता, सृजन का मतलब न इसे बनाया जा सकता है और न ही इसे क्या विनाश किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? ये चेंज होता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य आपको संबंध को दर्शाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला हो, यानी C/5 और F-32/9 आपका ये हो जाएगा। अगर आप F दे रखा तो आप C निकाल सकते हैं और C दे रखा तो F निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि वायुमंडलीय दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आती है। अचानक जब गिरावट आती है तो तूफान आने की आशंका होता है, लेकिन अगर यही कह रहा है कि पाठ्यांक ये वायुमंडलीय मापी के पाठ्यांक जो है जब धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। अब ये पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है ध्वनि की चाल का विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में बताना। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। ठीक है, तो देखा जाए ऑप्शन में तो ऑप्शन कौन से यहाँ पर? तो सी आपको दिख रहा है, ठोस लिखा हुआ, उसके बाद द्रव लिखा हुआ, उसके बाद गैस लिखा हुआ है। तो ध्वनि जो है ना डेंसिटी पे डिपेंड कर, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको ऐसे भी पता होगा सॉलिड का जो डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है। और डेंसिटी होता क्या? तो मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसकी बात करें सॉलिड का, इसकी डेंसिटी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है विद्युत का उत्तम चालक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सिल्वर। सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि सिल्वेनाइट निम्न से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है किसका अयस्क, ये आपसे पूछा जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सोना। एक और होता है कैल्वेनाइट, एक और क्या होता है? कैल्वेनाइट भी जो होता है ये भी क्या होता है? सोना का ही क्या है आपका? अयस्क। याद रखिएगा सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है, याद रखिएगा ये भी आप। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है, यानी CO2 याद रखिएगा। चलिए, यानी ड्राई CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षाओं की संख्या कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाए, 7 होगा। याद रखिएगा 7 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। तो जब ये 8 होने का मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए एक तरीका होता है इसकी ये वैलेंसी निकालने का नन मेटल के लिए। तो 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 0, यानी 8 में से उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस किया है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है, लेकिन इसकी वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 में से 7 को माइनस करेंगे, यानी 1 आपका वैलेंसी आ जाए किसका? क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निष्क्रिय गैस की संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होगा आपका? तो 0 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है मधुमक्खियों एवं चींटों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तब रहता है इसमें क्या? तो फॉर्मिक एसिड। इसमें क्या होता है? HCOOH। इसमें क्या होता है?
फॉर्मिक एसिड होता है तो इसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब रहा कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक जैसे आंवले, जितने भी खट्टे चीज़ें जनरली उसमें पाए जाते हैं, जैसे आंवला हो गया आपका, संतरा हो गया, सब में क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात किया जाती है, टमाटर हो गया और पालक में पाया जाता है। एसिटिक की बात करें तो एसिटिक के बाद ये विनेगर में पाया जाता है, याद है क्या, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है परमाणु शून्य ताप का मान कितना होता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा -273। ये परमाणु शून्य ताप होता क्या है, मतलब ऐसा ताप जिस पर सभी गैस के आयतन जो है गणितीय रूप से क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, शून्य नहीं होता, ये काल्पनिक आप बोल सकते हैं आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है मोनोजाइड किस धातु का अयस्क है। मोनोजाइड जो है किस धातु का अयस्क, इसका राइट आंसर आपका डी यानी थोरियम का, याद रखिए थोरियम का। अगर डोलामाइट पूछा कि डोलामाइट किसका अयस्क है, तो डोलामाइट हो जाएगा आपका कैल्शियम का। अगर हम पूछे कि हेमाटाइट या मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो हो जाएगा आपका आयरन का, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन, मतलब ये किस किस चीज से मिलकर बना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तांबा और एल्युमिनियम से मिलकर। तांबा कितना है तो 90% और एल्युमिनियम कितना है तो 10%। अगर वही हम बात करें यहाँ पर पीतल की बात करते, पीतल में क्या होता है, इसमें तांबा होता है और जिंक होता है। तांबा कितना 70, आई हो जाएगा 30। उसी तरह से अगर कांसा का पूछेगा तो कांसा क्या होता है, इसमें कॉपर हो जाएगा आपका और टीन हो जाएगा। कॉपर टीन, टीन का क्या होता है एसएन होता है, ठीक है। तो याद रखिए ये होता है 88%, आई होता है आपका 12%, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी क्या आपका मिश्र धातु हैं, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, राइट आंसर आपका 71 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 21 ग्रुप में आता है तो ये एल्केन ग्रुप में आता है, याद रखिए एल्केन ग्रुप में आता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार और मौन रहने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर आपका क्या 1, 2, 3, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, मतलब अलग करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा अनुच्छेद 50, याद रखिए अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। आम चुनाव जो किस सिद्धांत पर आधारित, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखिए 52 विषय हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 77 कहता है निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए राष्ट्रपति को, याद रखिएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। क्वेश्चन में 78 कहता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है। कब अधिनियमित किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाए, यानी 15 जून 2005 को, याद रखिए 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाए डी, यानी विवाह जो है ये जो बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसका राइट आंसर आपका सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाए
बी हो जाए, सिडबी जिसको बोलते हैं हम लोग लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी शिक्षा पे। याद रखिए शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आपसे पूछा है ठंडी जलधारा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हमबोल्ट जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, ठीक है। और लेब्राडोर जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, याद रखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन है अच्छा स्रोत। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी जल विद्युत, याद रखिएगा जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी 17.7, याद रखिए 17.7। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन में यहाँ पे 86 कहता है निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगण्य यानी सबसे आगे है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूध हो यानी मिल्क हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है इको मार्क क्या है। आपसे पूछा इको मार्क क्या होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नाम प्रतिष्ठित करने की योजना। इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है निम्न में कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये नर्मदा नदी है। और कमेंट में बताइए कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, मतलब तीनों आकर मिलते हैं। तीनों आकर क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं। याद रखिएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तीनों मिलते हैं, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। एक कन्याकुमारी कहाँ है, तो याद रखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित ने। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन एक सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका पहला ही होगा। नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी गुजरात का। अगर पूछा है भारत में तट रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो 7516 पॉइंट इतना किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है तट रेखा, तो गुजरात का। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने राज्य जो है जो तट रेखा पर है, तो 9 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित में पूछा जाएगा तो 4, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका है, तो गुजरात का। और सबसे कम तट रेखा किसका है, तो गोवा का है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश लोकसभा में, तो वहाँ पर दक्षिण गंगा को कावेरी कहा गया था, यानी दक्षिण गंगा को कावेरी कहा। लेकिन एनसीईआरटी में आपको दे रखा है गोदावरी। एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट से बताइएगा कि ए होगा या सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो यानी मटर, याद रखिएगा मटर। इसके जड़ों में क्या होता है, राइजोबियम होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है इस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा सहारा मरुस्थल, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है निम्नलिखित में किस एक देश पे पंपास घास स्थित है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना किस महादेश में, तो ये दक्षिण अमेरिका में आता है, दक्षिण अमेरिका में आता है, ठीक है।
ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना, तो याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, यानी अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितना, तो याद रखिएगा 54 देश इसमें है। उसके बाद यूरोप का नंबर आता है, इसमें आता है 49, और तीसरा स्थान पे आता है एशिया जहाँ पर होता है 48। तो ये सब याद रखिएगा, अफ्रीका में 54, उससे कम होता है यूरोप में, और उसके बाद एशिया का नंबर, यानी एशिया में कितना होता है 48 कंट्री होते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 98 कहता है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नहीं मतलब वो दुश्मन है। तो यहाँ पर देखा जाए यूकलिप्टस जो है दुश्मन क्यों बोला गया है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, जल को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पर्यावरण का ये शत्रु घोषित इसे कर दिया गया। साथ साथ ये भी ध्यान रखिए जिस एरिया में जहाँ पर यूकलिप्टस होता है वहाँ का पानी का जो स्तर, जल स्तर जो होता है काफ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो, यानी सौर ऊर्जा, याद रखिएगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो, यानी हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 MCQ क्राइटेरिया का सेट नंबर आपका 4 आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।